हाँ जी बेटा जी। तो कॉस्ट के आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं। पिछले पार्ट में हमने पहले दो क्वेश्चन देख लिए थे, दोनों ही बहुत बढ़िया सम थे। अब देखते हैं जी अगला क्वेश्चन ओवरहेड का कैसा है। ले आओ जी, कहानी स्टार्ट है। तो हमारे पास जी ओवरहेड का क्वेश्चन दिया आगे। पर्ट्स लिमिटेड एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग टू डिपार्टमेंट ए एंड बी एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो सर्विस है। तो नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है देखने में। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ध्यान दें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्राइम कॉस्ट होती है और इन केस ऑफ सर्विस ये ओवरहेड ही ट्रीट होती हैं। फिर चार पांच खर्चे जो आपको डिवाइड करने होंगे। रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन, जनरल लाइटिंग, परक्विजिट्स। आज परक्विजिट्स भी आ गए। परक्विजिट किसे दिए जाते हैं सर? एम्प्लॉइज को। फैसिलिटीज, एरिया, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, लाइट पॉइंट, मशीन आवर्स, एचपी ऑफ मशीन। तो एचपी आवर्स की रेशियो बन जाएगी पावर के लिए। टेक्निकल असेसमेंट ऑफ द वर्क, देखने में रेसिप्रोकल वाला लुक का। देन आगे कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो पहले आपको ओवरहेड्स बांटने हैं वेरियस डिपार्टमेंट में, तो ये मतलब प्राइमरी बनानी है। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है सर्विस डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन को, मतलब सेकेंडरी बनाना है और वेरियस मेथड से बनाना है। इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर, रिपीटेड। तो आओ सर पहले तो प्राइमरी चेक कर लें। हाँ जी सर, प्राइमरी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जैसे बोला गया था कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस इन केस ऑफ सर्विस ये ओवरहेड की तरह ही ट्रीट होंगे। फैक्ट्री रेंट एरिया की रेशियो में बिल्कुल सही। पावर एचपी इंटू मशीन आर की रेशियो। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट। जनरल लाइटिंग आ गई आपकी लाइट पॉइंट्स में। अब आगे परक्विजिट्स, वर्कर्स के लिए जो आपने फैसिलिटीज दी हैं। ये नंबर ऑफ वर्कर्स की तरफ भी जा सकता था, जैसे कई बार कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी ऐसी चीजें आ जाती हैं, पर नंबर ऑफ वर्कर यहाँ थे नहीं, तो इन्होंने डायरेक्ट वेजेस को बेस लिया है। तो कोई बुरी बात नहीं है वो भी, ठीक है जी। तो ये टोटल आपका प्राइमरी लेवल तो आ चुका है। अब सर इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन मेथड के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम ये चीज़ पढ़ के इक्वेशन यहाँ फॉर्मुलेट कर लेते हैं। अगर सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के टोटल ओवरहेड हम एक्स ले लें और इसको वाई ले लें, तो एक्स का मतलब क्या होगा? सर्विस के अपने ओवरहेड्स, डिपार्टमेंट एक्स के अपने ओवरहेड्स। सर कितने हैं वो? सर ये यहाँ से देखते हैं। प्राइमरी लेवल पे ओवरहेड्स का टोटल है 920, तो इसके अपने ओवरहेड्स ये लिख दिए 9,20,000 प्लस इधर शेयर, प्लस इसका शेयर वाई से। अब वाई अपना कितने परसेंट एक्स को दे रहा? 5%। तो यहाँ हम लिखेंगे 5% ऑफ वाई। फिर वाई, वाई का मतलब क्या होगा सर? वाई के अपने ओवरहेड्स, वाई के अपने ओवरहेड हैं 11,40,000। दिस इज इक्वल टू 11,40,000। अब ये देखो एक्स कितना शेयर वाई को दे रहा? सर 20%। तो प्लस 20% ऑफ एक्स। इस तरीके से इक्वेशन फॉर्मुलेट हो जाएगी जो यहाँ हुई हुई है। इक्वेशन फॉर्मुलेट होने के बाद जी इसे सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। उधे बेस पे जी आपने फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं थोड़ा डिटेल वाला करते हैं, एक्स और वाई लाके। इन्होंने बस सिंपली एक्स और वाई में से जितना जितना प्रोडक्शन को जाना वो लिख दिया, ये भी सही है। फिर उसके बाद जी सेकंड जो मेथड पूछा गया है, ओनली पहले तो है इक्वेशन मेथड, वो तो डन है। ट्रायल एंड एरर मेथड, ये थोड़ा कम हम डिस्कस करते हैं, मतलब कि मॉड्यूल में तो है एक आधा सम, बट जो एग्जामिनेशन का इधर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मेथड बहुत कम आया। तो हो सकता है कि भाई आप लोग थोड़ा इसमें कम यूज टू हो, तो इसे ध्यान से देख लेना कि ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे काम करता है। देखो ट्रायल एंड एरर मेथड में दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स को यहाँ लिख लिया गया, प्राइमरी वैल्यूज यहाँ लिख ली गई हैं। बस अब पहले इनमें गेम खेली जाएगी। अब जैसे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स अपने एक्सपेंस वाई को कितने दे रहा? सर ये आप नोट कर लें, ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। एक्स अपने 20% एक्सपेंस वाई को दे रहा, तो यहाँ पे जी हमने 20% लिख दिया इसका, ठीक है जी। अब एक टोटल आ गया 1324। वाई अपना 5% एक्स को दे रहा, वाई अपना 5% एक्स को दे रहा, तो ये 5% यहाँ आ गया। अब इस पे गेम खेली जाएगी। 6,6,200
इसका 20% यहाँ डाल दूँ। बस आप समझ रहे हो, सॉर्ट ऑफ एलिमिनेटर टाइप होना। अब इसका 5% यहाँ डाल दूँ। अभी भी वैल्यू काफ़ी आई है, तो 20% यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद जी इसका 5% यहाँ आ गया। इंजॉय करने को आप और भी कर सकते थे, अभी थोड़ा और आगे अगर चलते, पर नॉर्मली जब लेस देन 10 हो जाए तो बहुत इनसिग्निफिकेंट हो जाता। उसके बाद 920 प्लस ये सारा, इतनी वैल्यू और इतनी वैल्यू। अब ये मान लिया जाएगा कि जो इक्वेशंस बना बनू के आपने सॉल्व करना, वो छोड़ो, बस यही एक अप्रोक्सीमेशन ले लो। इक्वेशन बना के जब सॉल्व किया था तो आप टोटल देख सकते हैं कि y और x का इतना इतना टोटल आया हुआ 986689, ये देख सकते हो। 1317 37 374 372 तो यहाँ भी आ गया, तो कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। अब इसका रिस्पेक्टिव शेयर प्रोडक्शन को चला गया, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बन जाती है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन जी नालायक पार्टियों वाला मेथड है, वो क्या समझाए बंदा। पहले इसे बांट दो इस रेशो में, फिर टोटल फिर यहाँ आ जाएगा, फिर उसे फिर बांटते जाओ, ऐसे करते जाओ जब तक नेग्लिजिबल सा नहीं हो जाता। तो बस ट्रायल एंड एरर मेथड थोड़ा कम यूज हुआ होता, तो उसको आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस इस क्वेश्चन के थ्रू करना है। और आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया। एबीसी कॉस्टिंग पे सवाल है अगला, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पीसीपी लिमिटेड belongs to apparel industry. It specializes in distribution of fashionable garments. It buys from industry, resell the same to the following two different supermarkets. अपैरल इंडस्ट्री से मतलब कपड़े की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, क्लॉथ की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। स्पेशलाइजेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैशनेबल गारमेंट्स, इंडस्ट्री से खरीदते हैं, रीसेल करते हैं सुपरमार्केट्स को। सुपरमार्केट ए डीलिंग इन अडल्ट गारमेंट, एज ग्रुप इतना। सुपरमार्केट बी डीलिंग इन किड्स गारमेंट, एज ग्रुप ये वाला। Following data for the month of April in respect of PCP Limited has been reported. Average revenue per delivery, average cost of goods sold per delivery, the number of deliveries दी हुई हैं। तो ठीक है, नंबर ऑफ डिलीवरीज अगर दे रखी हैं तो इससे मल्टीप्लाई करो, सेल भी आ जाएगी, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे सीओजीएस भी आ जाएगा, नॉर्मल। PCP Limited uses the gross margin percentage to evaluate the relative performance या profitability of supermarket segment. Company plan to use activity-based costing for analyzing the profitability of supermarket segments. तो भाई ये ABC यूज करना चाहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने के लिए। कंपनीज ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन द COGS आर दिस मच। अब इतना ऑपरेटिंग कॉस्ट है COGS के अलावा भी। These operating costs are assigned to 5 activity areas. Cost in each area and activity analysis cost driver is as under. अब ये खर्चा जी 5 एरियाज में बांटा गया, कॉस्ट ड्राइवर बताए हुए हैं कि क्या क्या कॉस्ट ड्राइवर्स होंगे बेसिकली कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए। और आपको नीचे बताया हुआ सुपरमार्केट ए में कितनी डिलीवरीज हैं, कितने कार्टन्स हैं, ये सब कुछ बताया हुआ। अब आपको कहा गया कंप्यूट द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज ऑफ ईच सुपरमार्केट द ऑपरेटिंग इनकम। ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज तो यहीं आई पड़ी है, ये आपने सेल निकाल लेनी है ऐसे मल्टीप्लाई करके, ऐसे मल्टीप्लाई करके जी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सीधे ही जीपी दिख रहा होगा। ले आओ देखो, देखो जी जो इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है वो प्रिडिक्टेबल है, जैसे आपको पता ही है। ये आपकी जी आपकी सेल, ये आ गया आपकी COGS, ये आ गया ग्रॉस मार्जिन। डन, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये एक कंबाइंड में ऑपरेटिंग कॉस्ट या माइनस करके रख दी, कोई बात नहीं सर, हमें ग्रॉस मार्जिन पे फोकस करना चाहिए। दिस शुड बी डिवाइडेड बाय दिस ग्रॉस मार्जिन, दिस शुड बी, तो ये ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। और आप रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की पढ़ें, पहले पार्ट में जो जो लिखा है उस हिसाब से चलेंगे। ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज थे, ऑपरेटिंग इनकम भी पूछी गई है। तो पहले पार्ट में क्या किया गया कि जी ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको बांटने की कोशिश नहीं की गई है, उसको सीधा ग्रॉस मार्जिन में से माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज भी निकाली गई है, तो ऑपरेटिंग इनकम की परसेंटेज भी निकाली गई है। फिर उसके बाद आगे जब सवाल चलता है वहाँ ABC कॉस्टिंग आ जाती है। वहाँ कहा गया कि अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लो।
तो करना क्या है कि जैसे आपका जीपी आया हुआ, अब स्टोर डिलीवरी कॉस्ट आ गई इतनी, इधर ड्राइवर है, स्टोर डिलीवरीज इतनी इतनी हुई हैं, इस रेशियो में बांट दो या ड्राइवर रेट निकाल लो। आओ सर चेक करें। इंस्टीट्यूट ने प्रॉपर ड्राइवर रेट निकाल के किया है। ये स्टोर डिलीवरीज हैं, टोटल ड्राइवर इतने हैं, पर डिलीवरी इतना खर्चा आ गया। अगला जड़ा खर्चा है, अगला खर्चा अगर आप ध्यान से देखें वो है जी कार्टन डिस्पैच टू स्टोर। अब इसमें कार्टन डिस्पैच टू स्टोर में नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ कार्टन शिप्ड पर स्टोर डिलीवरी है। पर स्टोर डिलीवरी इतने इतने कार्टन शिफ्ट हो रहे हैं। तो इधर ड्राइवर किस तरह बनेगा, स्टोर डिलीवरी के साथ कार्टन को मल्टीप्लाई करोगे, टोटल कार्टन आ जाएंगे। फिर इस कॉस्ट को टोटल जो कार्टन डिस्पैच हुए हैं उससे डिवाइड कर लो, 1 रुपी पर कार्टन डिस्पैच आ जाएगा। अब अगला खर्चा, सर अगला जड़ा खर्चा वो है शेल्फ स्टॉकिंग टाइम एट कस्टमर स्टोर। शेल्फ स्टॉकिंग इसका बेस दिया हुआ है आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग, इसके लिए भी जी बताया होगा एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर स्टोर डिलीवरी शेल्फ स्टॉकिंग के। तो भाई ये भी मल्टीप्लाई हो करना पड़ना है। तो बस वो मल्टीप्लाई वाला थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। फिर अगला जड़ा खर्चा उसकी बात करते हैं। आगे लिखा है लाइन आइटम ऑर्डरिंग। इधर बेस बताया लाइन आइटम पर परचेज ऑर्डर, लाइन आइटम पर परचेज ऑर्डर। तो एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम पर ऑर्डर दी हुई है और नीचे नंबर ऑफ ऑर्डर भी दिए हुए हैं। बस मल्टीप्लाई का जादू यहाँ भी चलता रहेगा। ये इस तरीके से आपके ड्राइवर रेट आ जाने हैं। फिर जिसने जितनी एक्टिविटीज़ की कंजम्पशन की है उसमें उतनी उतनी ऑपरेटिंग कॉस्ट डालते जाओ जिस तरह की आपके सामने ही है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो बेटा जी आपको पता ही है कि हमेशा ही अच्छे नंबर आपको देके जाएगा, ये तो हर बंदा प्रे करता होता है कि उसकी बार भी आ जाए। ठीक है। अब जो इंटरेस्टिंग सा सम है जो मेरे को लगा कि भाई हाँ अगर आ गया तो बैंड बजा देगा, वो है जी फिफ्थ कॉस्ट शीट वाला। काफ़ी अच्छा सम है और काफ़ी आपको देखने में पॉइंट नए भी लग सकते हैं एकदम से। तो भाई बी केयरफुल और आराम से समझना। ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स, ध्यान से सिंगल प्रोडक्ट है। जब सिंगल प्रोडक्ट होता है ना, बहुत चीज़ें जो ओवरहेड होती हैं वो डायरेक्ट मान ली जाती हैं। फिर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर द कंपनी हैज़ प्रोड्यूस्ड 14560 टन्स ऑफ एक्स। ठीक है। डिटेल्स आर एज अंडर, मटेरियल कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड, डीजल, वेजेस, ग्रेचुटी एंड लीव इनकैशमेंट। देखो जब हम लेबर कॉस्ट की बात करते होते हैं, सीटीसी की बात करते होते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि इन हैंड आपने कितने पैसे दिए वही लेबर कॉस्ट है, जो आपने बेनिफिट्स वगैरह दिए हैं रिटायरमेंट रिलेटेड वो भी लेबर कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। फिर हायरिंग चार्जेस पेड फॉर HEMM, ये हैवी अर्थ मूविंग मशीन, वो क्रेन्स वगैरह रोलर्स वगैरह उन्हें कहते हैं। मशीन हायरिंग के जो चार्जेस एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए मशीन हायर हो रही है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे। अब हायरिंग चार्जेस पेड फॉर द कार यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, सर ये तो एडमिन ही है। रिम्बर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट फॉर द कार्स, ये भी उधर ही जाएगा। फिर सर ये देखो कितना प्यारा पॉइंट बनाया, स्टार लगा दो इसको, इंपॉर्टेंट। हायरिंग ऑफ कार अट्रैक्ट GST अंडर RCM एट द रेट 5% विदाउट क्रेडिट। कहते जो आपने गाड़ी हायर की है उस पर GST भी देना हायरिंग चार्ज पे, और वो एक GST RCM वाला है, रिवर्स चार्ज वाला, जो कि आपको पता है अच्छे से। और उस पे कोई आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, मतलब अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा देन GST विल बी टेकन एज कॉस्ट। फिर लिखो मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। कंडा कंडा वेइंग मशीन जिसपे आप जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको वेट करके फिर उसका बिल बुल बनता है था वो डिस्पैच होता है। तो इस वेइंग मशीन की कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट है, ध्यान रखें, इट इज कंसर्न्ड विद द डिस्पैच। फिर कहता है AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ CCTV इंस्टॉल्ड एट वेइंग ब्रिज used for the weighing of final goods and the factory premise is 6,000 and 18,000 per month respectively। तो ये CCTV की AMC दी गई है, दो जगह पे लगे हैं ये CCTV।
एक तो वेइंग ब्रिज पे और एक जी फैक्ट्री परमाइस पे। 6,000 और 18,000 रुपये पर मंथ कॉस्ट बताइए। टीएडीए बिल्स फॉर सेल मैनेजर, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ देखें। कंपनी हैज 180 एम्प्लॉई वर्क फॉर 26 days in a month. Prepare a cost sheet for the month of this December. Earning per man shift, EMS, आउटपुट पर मैन शिफ्ट, ओएमएस निकालने के लिए भी कहा है। आपको एक मंथ के लिए काम करना है, ध्यान ये रखें। सर डाटा भी वैसे मंथ का ही था। तो पहले तो जी मटेरियल लेबर, ये इजी से पॉइंट है, ये देख लेते हैं। कॉस्ट शीट में चलते हैं। देखो जी कॉस्ट शीट में मटेरियल आपको सीधा दिख रहा है, यस सर। इनर कॉलम आउटर कॉलम, वेजेस और ग्रेचुटी ऐड करके सॉरी यार, वेजेस और ग्रेचुटी ऐड करके ये आपकी लेबर कॉस्ट बनी है, सॉरी यार। देन उसके बाद बाकी जड़ा खर्चा वो आपके सामने, जैसे कि पावर कॉस्ट, डीजल कॉस्ट, ये वाली चीजें। पावर डीजल देखो जी सिंगल प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस है कि इसमें आइडेंटिफाइबिलिटी बहुत इजी रहेगी कि जो भी मशीन्स वगैरह रन कर रही होंगी उनकी ये जो पावर या डीजल कॉस्ट लग रही है फैक्ट्री एज ए होल, वो इसी प्रोडक्ट के लिए। फिर हायरिंग चार्जेस ऑफ दी स्पेशली स्पेसिफिक मशीन तो हमेशा डायरेक्ट होते ही है, तो यहाँ तो सिंगल प्रोडक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। इसके बाद ठीक ठाक सी प्रेजेंटेशन है, मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ खैर यार। एटलीस्ट फैक्ट्री ओवरहेड तो वर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे। एएमसी कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड एट फैक्ट्री 18,000 रुपये पर मंथ। ये आपकी सीओपी ते सीओजीएस सेम आ जाएगा क्योंकि आपका कोई ओपनिंग क्लोजिंग एफजी का पंगा नहीं है। ये फिर उसके बाद आप अपने एडमिन लिख रहे हो, फिर उसके बाद आप लिखोगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, पर आप हेडिंग कोई भी ठीक नहीं लिख रहे। ये जनरल कैटेगरी एडमिन है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इन्होंने लिखा है हायरिंग चार्जेस पेड फॉर द कार यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस में गाड़ी यूज हो रही है बेटा तो हायरिंग चार्जेस ऑब्वियस है एडमिन ही है, बट जनरल कैटेगरी के क्योंकि ऑफिशियल पर्पस है। फिर डीजल कॉस्ट की रिम्बर्समेंट है। फिर याद रखें 5% तो आपको इसके साथ ही लिख देना चाहिए था। अब आप देखो 5% लगाया किस तरह, देखो आपको पूरा ध्यान से पढ़ना होगा। रिम्बर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट ऑफ कार 20,000। इसने लिखा हुआ हायरिंग ऑफ कार अट्रैक्ट जीएसटी अंडर आरसीएम एट द रेट 5% विदाउट क्रेडिट। अब आप जब जीएसटी की कैलकुलेशन देखते हैं तो हायरिंग चार्जेस 80,000 रुपये, रिम्बर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट 20,000 रुपये, टोटल बनाया गया 1 लाख, उसके ऊपर लगाया गया 5%। कोई स्पेसिफिक नोट इसके बारे में? नो सर। सर ये किस तरह इसे रीड कर रहे हो मैं बता देता हूँ कि जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ियों का अरेंजमेंट होता है, एक तो हायरिंग चार्जेस दिए हैं आपने, फिर लिखा रिम्बर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट फॉर द कार्स। मतलब फिर हमने ऐसे भी कहा है कि जिस तरह गाड़ी का इतना हो गया जी, बाकी जिससे गाड़ियां किराए पे ली हैं उसे कहा हुआ है कि तेरे को देख गाड़ी का किराया तो दे दिया, प्लस डीजल कॉस्ट जो भी आएगी वो एक्चुअल बेसिस पे रिम्बर्स कर देंगे। तो टोटल हमने उसे पे किया जी 1 लाख। अब बच्चा कई बार इसका मतलब अलग भी ले सकता है कि यार रिम्बर्समेंट जैसे सॉर्ट ऑफ कुछ एम्प्लॉयज अपनी गाड़ी यूज कर रहे हो उसकी तो नहीं कहीं, भाई एकदम फीलिंग आ जाती होती है। इसने ऐसा नहीं माना है, इसने दिखाया कि ये सेम पर्सन को ही दिया है तो 1 लाख के ऊपर 5% लग गया। देर इज एवरी चांस कि पेपर में 80,000 पे 5% हो जाएगा। तो इस पॉइंट को जरा स्टार लगा लें, नोटिस में ले लें कि आईसीआई ऐसे दिखा रहा है कि किराया तो डीजल की रिम्बर्समेंट सेम पार्टी को ही पे की गई है जिससे गाड़ियां किराए पे ली गई हैं, और ये कोई गलत भी नहीं है ज़्यादा, पर वर्डिंग थोड़ी सी ऐसी है कि कई बार नहीं समझ आता। तो आरसीएम के अंदर जीएसटी 1 लाख के ऊपर दिया गया, ना कि 80,000 रुपये। देन उसके बाद जी ये आपका अगर प्रॉपर तरीके से चलते तो ये बेसिकली आपका हो गया था लाइक एडमिन उडमिन चार्जेस जो जनरल कैटेगरी के होते हैं। फिर उसके बाद जी वेइंग ब्रिज है जो डिस्पैच करते वक्त यूज होता है वे कटेंगे वेट करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी एएमसी है। फिर आपके जी टीएडीए होटल बिल्स ऑफ सेल मैनेजर, तो ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे बने जाने चाहिए थे सारे। इनको भी कोई हेडिंग हुडिंग प्रॉपर नहीं दिखाएगी, या तो जहाँ से कहीं से क्वेश्चन लिया गया है वहाँ आंसर ऐसे ही हुआ होगा तो एज इट इज ही कॉपी कर दिया है।
चलो खर्चे तो ये आएंगे, ऐसे कोई शक नहीं है, पर थोड़े हेडिंग्स लिख देते तो प्रॉपर हो जाता। तो ये बन गई आपकी कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसके बाद थोड़ा जो इसमें एम्प्लॉयज वाली बात है, कई बार बंदा सोचता भी है कि भाई ये क्यों बताया। देखो सर, यहाँ कुछ कहानी है। कंपनी हैज 180 एम्प्लॉय वर्किंग फॉर 26 डेज इन अ मंथ। कंप्यूट द अर्निंग पर मैन शिफ्ट, आउटपुट पर मैन शिफ्ट। अर्निंग्स तो जी लेबर कॉस्ट से देखेंगे, आउटपुट आपका शुरू में दिया हुआ, मैन शिफ्ट है कितनी। सर 180 एम्प्लॉय 26 शिफ्ट इन अ मंथ, क्योंकि डेली डुअल शिफ्ट तो कुछ बोला नहीं। 180 एम्प्लॉय है, 26 दिन है, एक दिन मतलब एक शिफ्ट, एक दिन में 180 शिफ्ट हो जाएंगी, 26 दिन में इतनी होगी 4680। अब इससे अर्निंग पर मैन शिफ्ट निकाल ली इन्होंने। टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट की जो कॉस्ट आई थी उसको डिवाइड कर दिया मैन शिफ्ट से, 1,08,20,000 डिवाइड बाय 4680। फिर आउटपुट पर मैन शिफ्ट 14,560 डिवाइड बाय 4680। इस हिसाब से आउटपुट पर मैन शिफ्ट आ जाता। अब उसके बाद आता है जी आपका अगला जड़ा सवाल है, उस पर जाने से पहले मैं कहता हूँ जी एक बार रिफ्रेश कर दें कॉस्ट शीट के इस क्वेश्चन को। सर मटेरियल तक कोई दिक्कत नहीं है, लेबर में भी टू द एक्सटेंट दिक्कत नहीं है। लेबर का जब सीटीसी वाला टॉपिक होता है उसके अंदर हमें सिखाया जाता है कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह या लीव इनकैशमेंट वगैरह दी जा रही है वो भी लेबर कॉस्ट ही है। ठीक। फिर उसके बाद पावर और डीजल कॉस्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ भी सकती है, बीइंग ए सिंगल प्रोडक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस मानने में कोई गलती नहीं है। हायरिंग चार्जेस जो स्पेसिफिक इक्विपमेंट के होते हैं वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस ही होते हैं। फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिखाना चाहिए था, एएमसी और सीसीटीवी। फिर जो हायरिंग चार्जेस है वो 80,000 रुपये गाड़ी के, अब उसी गाड़ी वाले को आपने 20,000 रुपये डीजल भी रिम्बर्स किया है, तो टोटल आपने 1,00,000 रुपए दिया, जिसपे उसने जीएसटी लगाया। आपको जीएसटी पे करना पड़ा, सॉरी, आरसीएम में जिदा क्रेडिट नहीं मिलना, इसलिए कॉस्ट माना। बाकी जी वे करने का जो इक्विपमेंट है, वेट करने का जो इक्विपमेंट है, उदा मेंटेनेंस है। वहाँ एक सीसीटीवी लगा हुआ, उदी एएमसी है। और टीए डीए बिल्स हैं सेल मैनेजर के, ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जाना चाहिए। इस तरीके से बेटा जी ये बात होनी है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा जी वो तो भाई पता नहीं कितनी बार हुआ होगा, तो उसमें कोई भी नया वाला पॉइंट नहीं है, सीएलए का क्वेश्चन है। हाँ, जिसने किसी ने भाई कर ना रखा हो वो दिक्कत में आ जाता होता कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसमें है, जिसे हम अपने स्टाइल में तो कैपिटल डब्ल्यूआईपी बोलते हैं। बाकी जी परचेज ऑफ मटेरियल, इशू जर्नल, ये सब आपको पता ही है। फिर वेजिस में भी यही पॉइंट है कि इतनी वेजिस पे की, इसमें से इनडायरेक्ट इतनी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की इतनी है, तो बाकी जो 60,000 बचेंगी वो डायरेक्ट मानी जाएंगी। देन रॉयल्टीज वगैरह है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक बार अगर गो थ्रू होते हैं, खास तौर पे बिल्डिंग रिलेटेड की एंट्रियां आप देख लें। ये देखो बिल्डिंग के लिए मटेरियल यहाँ से जा रहा है। फिर आगे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट में आते हैं, ये देखें, उसमें जी आपका मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स। और जब बिल्डिंग ये कंप्लीट हो जाती होती है, इसमें ऐसा कुछ लिख के आएगा। हाँ जी बिल्कुल, एंड में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आएगा, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा बेटा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। फैक्ट्री ओवर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सॉरी ये तो फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट है, जब कंप्लीट हो जाएगी तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा सीएलए में डल के, क्योंकि जब तक वो कैपिटल डब्ल्यूआईपी में है तब तक वो सीएलए में दिखाई जा सकती है कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। वंस इट इज कंप्लीटेड तो ये हमारी नॉर्मल बैलेंस शीट और नॉर्मल ट्रायल में दिखेगी, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर से हट जाएगी। तो बिल्डिंग को यहाँ से रिमूव किया जा रहा है, एंट्री हो रही है सीएलए टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बट अगेन ये इजी क्वेश्चन है, इसमें मैं आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता क्योंकि हर बंदे ने इसे कर रखा होता। आगे बढ़ते हैं जी, बैच कॉस्टिंग का सवाल देखते हैं। ब्रोस्ट्रोम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्टेंट दैट इज यूज्ड बाय हॉस्पिटल्स एंड एंजियोप्लास्टी, a procedure used to open the blocked coronary arteries without open heart surgery। खतरनाक बीमारियां, खतरनाक सामान, ये बनाते हैं। As per the estimate provided by Pharmaceutical Industry Bureau, there will be a demand of 1 crore stent in the coming year। 1 करोड़ स्टंट की डिमांड है जी कमिंग ईयर में। ब्रोस्ट्रम लिमिटेड इज हैविंग ए मार्केट शेयर
ऑफ 10% ऑफ टोटल मार्केट डिमांड। देखो 1 करोड़ तो आपने सर्वे किया कि 1 करोड़ स्टंट्स की डिमांड आएगी। अब और फार्मा कंपनियां भी होंगी और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी होंगी जो ये बनाती होंगी। तो इस कंपनी ने एस्टिमेट किया कि इनका मार्केट शेयर 10% होगा। तो ये तो मतलब ये 10 लाख स्टंट जड़े हैं बेच पाएंगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 3 रुपी एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर स्टंट पर मंथ। तो इससे जी आप एनुअल कैरिंग कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे। सेटअप कॉस्ट दे रखी है पर प्रोडक्शन रन की। तो यहाँ भी ईओ क्यों नहीं ईबी क्यों निकालना है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, कि एक मैन्युफैक्चरर एक बार में कितना बनाए। ऑप्टिमम रन साइज भी कहते हैं इसे। तो सर एनुअल प्रोडक्शन तो आपकी होनी चाहिए 10 लाख की, 1 करोड़ का 10%। हर बार जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो सेटअप कॉस्ट 450, बाकी कैरिंग कॉस्ट दिख ही रही है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो आपका ईबी क्यों आ जाएगा। यहाँ से जी 5000 स्टंट्स आ जाते हैं। अब मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट हाफ इंटू 5000 करके फिर पता ही है आपको। फिर उसके बाद जी आगे थोड़ा सा क्वेश्चन इनसे मिस हो गया कुछ ऐसा पूछना चाहते थे कि अगर इतना बना दें तो क्या होगा। ईबी क्यों कह रहा है एक बार में 5 शेयर बनाओ। तो अगर आप एक बार में 5 शेयर बनाओगे तो सेटअप और कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज होएगी। उसके बजाय आपने 6 बना दिए तो खर्चा ऊपर आ जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है। और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जी, अगला काफी इजी क्वेश्चन है, इस तरह का पहले भी एक बार पेपर में आया हुआ है। देखते हैं जी क्या कहता है। केजे मोटर लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स। फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2021। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ कार मैन्युफैक्चरर जहां एस्टिमेट किया गया कि मटेरियल लेबर इतना इतना लगेगा। ये पिछले साल का डाटा जी, ये अगले साल का ऑर्डर है। कंपनी की जो पॉलिसी है, कंपनी चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड्स एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, एडमिन ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब हमारी जो फैक्ट्री ओवरहेड की वेटेज है वो डायरेक्ट लेबर पे है और एडमिन ओवरहेड की वेटेज किस पे बेस्ड है, फैक्ट्री कॉस्ट पे। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ कंपोनेंट्स एट कस्टमर प्रमाइस इज इतना, डिलीवरी कॉस्ट इतनी आएगी। अब आपसे वो क्या कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन 2021। कहता 2021 के डाटा पे आप ओवरहेड रिकवरी रेट बताओ पिछले साल के डाटा पे। कोई नहीं, अभी पता कर देते हैं। देखो पिछले साल का आरएम कंज्यूम्ड यहाँ से निकाल के रख लेते हैं क्योंकि हमें फैक्ट्री ओवरहेड का रेट तो बहुत जल्दी आ जाएगा समझ में, एडमिन में थोड़ा टाइम लग सकता। तो पहले मटेरियल कंज्यूम्ड देख लेते हैं। 15 लाख प्लस 180, ये 50,000 माइनस 20 लाख। यहाँ से आरएम कंज्यूम्ड आ गया इतना, 175,50,000, ये आरएम कंज्यूम्ड है। फिर आगे लेबर है और उससे आगे है जी आपका फैक्ट्री ओवरहेड। इन्हें जोड़ देते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 90,50,000 प्लस 30, 80, ये आ गई जी फैक्ट्री कॉस्ट पिछले बार की 2968,000, 2968,000। ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता करना है कि परसेंटेज क्या क्या है। एक तो फैक्ट्री ओवरहेड की परसेंटेज पता करनी है लेबर पे, फैक्ट्री ओवरहेड की परसेंटेज ऑफ लेबर। ये है फैक्ट्री ओवरहेड, ये है जी आपकी लेबर। कर लो परसेंटेज पता, 30,80,000 डिवाइड बाय 90/50, तो 34 पॉइंट कुछ ऐसा आ रहा है। चेक करते हैं सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं। पॉइंटों में गया थोड़ा, तो देखो जी बात तो वही की है हमारे वाली, पर मुझे पता था ये कुछ ना कुछ अलग कर देंगे। सर 34.003 आ रहा है, तो इन्होंने इस चीज को कर दिया थोड़ा सा राउंड ऑफ। फिर एडमिन ओवरहेड डिवाइड बाय करना है फैक्ट्री कॉस्ट। डाटा यहाँ तैयार है पूरा, यही है फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिन ओवरहेड ये पड़े,
अब आईसीआई क्या राउंड ऑफ करने वाला है वो देख लेते हैं। दिस डिवाइड बाय 296 80,000 6.908 है। अब भाई इसको भी रहने देते हैं ऐसे तो 6.9 ही, या 7 कर देते। कहते नहीं बेटा इस बार हम थोड़ा डेसिमल में रखेंगे। सर यहाँ पे भी आपको डेसिमल इग्नोर नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से रिकवरी रेट की कैलकुलेशन हो चुकी है। इसके लिए इन्होंने नोट भी दिया कि अच्छा जी ऐसे कॉस्ट शीट बनी थी पिछले बार की। अब होना क्या है कि आगे हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है, उसकी मटेरियल और लेबर कॉस्ट हमें पता चल गई। अब ये कहेगा आप जॉब कॉस्ट शीट बनाओ और दी ऑर्डर रिसीव्ड, और बताओ यार उसका क्या प्राइस लोगे अगर तुम 25% प्रॉफिट ऑन सेल चाहते हो। मतलब तुम्हारा डिजायर्ड जो प्रॉफिट है वो 25% ऑन सेल है। तो ठीक है भाई, इस ऑर्डर के बारे में जो डाटा पता है वो यहाँ लिख दिया। मटेरियल इतना लगा है, लेबर इतनी लगी है। अब फैक्ट्री ओवरहेड इसमें लगेंगे 34% ऑफ लेबर। अब इससे ऐड करके आ गया फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट सॉरी। एडमिन ओवरहेड लगेगा फैक्ट्री कॉस्ट पे इतने परसेंट, ये भी ठीक है। प्लस इसमें एक और डिलीवरी का भी खर्चा है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, वो जोड़ना ना भूलना। बाकी आपको 25% प्रॉफिट ऑन सेल चाहिए, तो कॉस्ट पे उस प्रॉफिट की वेटेज होगी 1/3। तो ये आ गई जी आपकी वैल्यू टू बी कोटेड। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, आराम से क्वेश्चन बनता है आपका। बाकी जी अभी इतना रखते हैं इसको। जेड़ा पेंडिंग पार्ट है, मतलब कि अब आप देखिए जी 8th क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन वैसे आसान ही है, उससे अगला अच्छे वाला है। तो ये चीज़ें जड़ी हैं अगले पार्ट्स में कवर करते हैं। ओके जी।